नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक हमने बात की थी दिष्टकर्ण के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी युक्तियों और पूर्ण तरंग दिष्टकारी युक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने ये भी देखा था कि दिष्टकर्ण के लिए जो महत्वपूर्ण डिवाइस काम में आती है वो होता है डायोड, अर्थात डायोड का उपयोग दिष्टकर्ण के अंतर्गत किया जाता है। आज अपने इसी क्रम में आगे बात करने वाले हैं पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी क्या होगा। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है दो क्वेश्चन में कि जो एक तो हमने कल पढ़ा था कौन सा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और आज है पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। कई बार बच्चे मतलब 70 से 80% बच्चे एक क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सचित्र व्याख्या कीजिए, लेकिन बच्चे उसके स्थान पे सेतु दिष्टकारी वाला कर देते हैं। वो भी ये समझते हैं कि ये भी तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी ही है। हाँ, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी जरूर है, लेकिन ये उसका सेतु दिष्टकारी है, एक अन्य रूप है उसका सेतु दिष्टकारी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि आपको सेतु नाम नहीं दे रखा है, सीधा बोल रखा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो आपको केवल और केवल वो क्वेश्चन करना है जो हमने कल किया था, जिसके अंदर 2 डायोड लगे हुए थे। और यदि पूर्ण तरंग सेतु का नाम यदि आपको बाकायदा लिखा हुआ मिले तो ही ये सेतु दिष्टकारी वाला क्वेश्चन करना होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि सेतु वाले क्वेश्चन में मोस्टली आपको सेतु दिष्टकारी दिया हुआ मिलेगा और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंतर्गत आपको सेतु वाला नहीं मिलता है। हालांकि ये दोनों ही पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, लेकिन ये सेतु दिष्टकारी होगा। तो अब अपनी बात करेंगे कि सेतु दिष्टकारी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी प्रायोगिक व्यवस्था होती है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रायोगिक व्यवस्था की। कि ये प्रायोगिक व्यवस्था इसकी किस प्रकार से होगी। ओके, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था में 4 डायोड लगे होते हैं। कितने डायोड? 4। और चारों डायोड सेतु के रूप में होंगे, ब्रिज के रूप में होंगे। सो कुल मिलाकर इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि सपोज दैट ये अपने पास ट्रांसफार्मर की एक कुंडली है और इसके साथ ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है, और यहां पे एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्राथमिक कुंडली में। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो होगा, प्रत्यावर्ती के लिए संकेत कैसा आएगा? प्रत्यावर्ती के लिए संकेत ऐसा आएगा। ये अपने पास एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह हो गया। अब हम क्या करेंगे? द्वितीय कुंडली में लगाएंगे डायोड। कितने डायोड लगे होंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 4 डायोड होंगे। सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड काम आते हैं? 4। वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं? उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि इसको जोड़ने के लिए चारों डायोड को आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो अपने आरबीएससी की जो बुक में इसका स्ट्रक्चर डायग्राम दे रखा है उसमें थोड़ी त्रुटि है। मैं बात कर रहा हूँ इस सेशन की, सन 2020-21 की। हो सकता है आगे की सेशन में वो बुक मॉडिफाई हो जाए, सही हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए उसमें थोड़ी त्रुटि है। तो वो क्या होगा सही उसका स्ट्रक्चर, आप उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखोगे, रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि 4 डायोड, जिसमें से आमने सामने के डायोड एक की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए, कुछ ऐसे। ये तो पहली ध्यान में रखने वाली बात हो गई कि जो आमने सामने के डायोड है वो एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले इस प्रकार से संयोजित होने चाहिए। ओके, सो इनका एक टर्मिनल है वो यहां पे आके जुड़ेगा, ओके, और इनका दूसरा टर्मिनल है वो यहां आके जुड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 डायोड और लग रहे हैं, ये भी आमने सामने के डायोड होंगे, तो ये भी एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट है जहां पे एक डायोड ये जुड़ने वाला है और एक डायोड ये जुड़ने वाला है, इन दोनों डायोड में से एक डायोड का तो पी टर्मिनल होना चाहिए और एक डायोड का एन टर्मिनल यहाँ इस पॉइंट पे संयोजित होना चाहिए। जैसे इस डायोड का एन टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है
तो यहाँ पे जो भी डायोड होगा उसका पी टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हो गया जी। और इसी प्रकार यहां पे भी आमने सामने डायोड एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए होने चाहिए। तो फिर ये व्यवस्था कुछ ऐसे बन जाएगी। ये जुगाड़ हो गया, ऐसा संयोजन हो गया कुल मिलाकर के। तो यहां दो बातों का ध्यान, कौन कौन सी दो बातों का ध्यान रखोगे, या फिर मैं पहले इसका नामकरण कर देता हूं। ये D1, ये D2 डायोड, ये D3 डायोड और ये हो जाएगा D4 डायोड। आमने सामने के डायोड एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो, धारा को एक ही दिशा में बहने दे, ऐसे संयोजित होने चाहिए। और दूसरे डायोड भी एक ही डायरेक्शन में धारा को प्रवाहित होने दे, इस प्रकार का संयोजन होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो दो टर्मिनल है, दो पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर एक डायोड का N है तो दूसरे का P जुड़ना चाहिए। इसी प्रकार यदि एक का D4 का यहाँ पे N है तो यहाँ पे D3 का P जुड़ना चाहिए। तो एक का N और दूसरे का P संयोजन होना चाहिए यहाँ पे। ये बन जाएगा एक प्रकार से अपने पास सेतु दिष्ट कार्य। अब अपने पास जो लोड प्रतिरोध है RL, जिसको अपने बोलते हैं, अपने बात कर रहे हैं लगातार बल्ब की, कि वो बल्ब किस प्रकार से संयोजित होगा। तो वो बल्ब जी यहां संयोजित होना है। लोड प्रतिरोध RL को अपने यहां संयोजित करेंगे। ये होगा RL जो कि X और Y टर्मिनल के बीच में संयोजित है। अब आगे इसका थोड़ा सा और नामकरण कर देते हैं। A पॉइंट, ये B हो गया, दिस इज C एंड नाउ दिस D। ये 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने सामने निकल के आ चुका है पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी का। ओके, जिसके अंतर्गत कितने डायोड लगे हैं, 4 डायोड लगे हैं। अब इस 4 डायोड के अंदर जो अपने प्रत्यावर्ती धारा हम प्रवाहित करेंगे वो दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन की धारा में प्रवाहित होगी। उसको अपने साथ साथ में समझने के लिए स्ट्रक्चर के आधार पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ के आधार पे। ये 0 का पॉइंट है, ये T/4 का पॉइंट हो गया, ये T/2 का पॉइंट हो गया, ये 3T/4 हो गया और ये हो जाएगा T पॉइंट। ऐसा कुछ सिस्टम है, इसको अपने समझने वाले साथ साथ में। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा, ये होगा निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत। ठीक है, ओके। अब अपने सबसे पहले इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि ये एसी करंट को डीसी करंट में कैसे कन्वर्ट करता है। ओके, प्रत्यावर्त धारा स्रोत होगा। इसके लिए आप इस ऊपर वाले टर्मिनल को स्टार्टिंग में समझ लो पॉजिटिव और इसको समझ लो नेगेटिव। ठीक है जी। जिसके कारण ये सी जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो पॉजिटिव पे है, अर्थात डी पॉइंट है वो कहाँ है, नेगेटिव पे है। ऐसा कुछ सिस्टम है स्टार्टिंग या प्रारंभिक अवस्था में। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है इसके साथ D1 और D2 डायोड है वो आपस में संयोजित है। इनका एक एक टर्मिनल है वो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और इनका जो दूसरा टर्मिनल है वो या माइनस के साथ। इसी प्रकार D3 और D4 B के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। समझने और सोचने वाली बात यह है कि ये चारों डायोड जो जुड़े हुए हैं उनमें से कौन कौन से डायोड अग्र बायस में हैं और कौन कौन से डायोड पश्च बायस में हैं। तो यदि मैं बात करूं अग्र बायस की, और साथ में बात करेंगे अपने पश्च बायस की, तो अग्र बायस में कौन कौन से डायोड है। सबसे पहले पहचान करते हैं D1 कहाँ जुड़ा हुआ है। D1 का जो N पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है प्लस के साथ। कौन सा, N प्लस के साथ है, उच्च विभव पे है। इसी प्रकार इसका जो P पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है माइनस के साथ। तो ये D1 कौन से बायस में होगा, D1 उत्क्रम बायस में होगा,
यानी कि पश्च बायस में होगा। तो D1 कहाँ जाएगा, D1 पश्च बायस में आएगा। D2 की अपने बात करते हैं। D2 का ये जो P टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है प्लस के साथ और जो N टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है माइनस के साथ। तो D2 कौन से बायस में है, D2 हो जाएगा अगर बायस में। तो D2 हो जाएगा अगर बायस में। ओके, D3 कौन से बायस में है, D3 का जो P पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है माइनस के साथ और जो ऊपर वाला या आगे वाला N पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है प्लस के साथ। तो P है वो माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से बायस में आएगा, ये पश्च बायस में आएगा। तो यहाँ पे जो D3 होगा कौन से बायस में बन जाएगा, पश्च बायस में बन जाएगा। और D4 कौन से बायस में अपने को मिलेगा, D4 का ये N टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है माइनस के साथ और P टर्मिनल जुड़ा हुआ है प्लस के साथ। तो D4 कौन से में मिलेगा, D4 हमें अगर में मिलेगा। ऐसी अलग अलग पहचान अपन ने कर ली समझने के लिए। और याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखोगे कि आपको आमने सामने के डायोड एक बायस में मिलेंगे और दूसरे आमने सामने डायोड अपने को दूसरे बायस में मिलेंगे। मतलब यदि D1 पश्च में है तो D3 भी पश्च में होगा, D1 अगर में है तो D3 भी अगर में होगा। इसी प्रकार ये दोनों एक बायस में होंगे। कहने का मतलब ये दोनों एक बायस में होंगे और ये दोनों एक बायस में होंगे। अब करंट फ्लो कौन से डायोड से होगा, करंट फ्लो हमेशा अग्र बायस में होता है, पश्च बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। यहां यदि अपने बात करें तो भाई अग्र बायस तो D2 और D4 है, तो करंट फ्लो कहां से होगा, करंट फ्लो D2 और D4 से होगा। D1 और D3 से कोई करंट फ्लो नहीं होना है। तो D2 और D4 ये दोनों है, इनमें से करंट फ्लो होना है। D1 और D3 से कोई करंट फ्लो नहीं होना है। चलो भाई करंट फ्लो को भी देखते हैं, क्या सीरीज बनती है। करंट स्टार्ट होगा प्लस से यानी कि C पॉइंट से, वो आगे इस प्रकार जाएगा। जब वो या इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के पश्चात इसको दो मार्ग मिलेंगे, तो D1 वाला और एक D2 वाला। D1 पश्च बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो करंट है वो D1 की ओर नहीं जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, D2 की ओर जाएगा। तो यहाँ से चला करंट इस प्रकार से इधर आ गया, X पॉइंट पे करंट पहुंचा। X पॉइंट पे भी करंट को दो मार्ग मिलेंगे, एक तो ये Y वाली डायरेक्शन मिलेगी और एक ये D3 डायोड वाली डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन D3 डायोड है वो पश्च बायस में है, तो D3 के अंदर से भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये करंट है वो D3 की ओर नहीं आएगा, वो करंट जाएगा किधर है, Y की ओर जाएगा। तो पाथ क्या मिला, C से आया D2 को जाएगा, D2 से Y को जाएगा, अब Y से आगे कहाँ जाएगा, D4 को जाएगा। D4 डायोड अगर बायस में है और इधर होता हुआ इधर निकल जाएगा। अब कुछ बच्चों को सस्पेंस ये रहता है कि भाई Y के ऊपर जब करंट पहुंचता है तो D1 और D4 दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखो कि पहली बात तो ये कि D1 पश्च बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देता। दूसरी बात, करंट कभी इधर जाता नहीं है। क्यों, क्योंकि करंट यदि इधर चला गया इसका मतलब वो तो प्लस की ओर जा रहा है। करंट कभी प्लस की ओर नहीं जाता, करंट हमेशा प्लस से दूर भागता है, प्लस से बाहर निकलता है। तो वाई पे आने के पश्चात करंट है वो वापस D1 से होते हुए प्लस की ओर नहीं जाने वाला है, करंट है वो माइनस की ओर जाने वाला है। तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, वाई से जाएगा कहाँ, D4 पे, क्योंकि D4 अगर बायस में है और आगे इस प्रकार से गति करता हुआ माइनस पे आ जाएगा। तो मूल डायरेक्शन क्या बनी करंट की, कंप्लीट डायरेक्शन क्या बनी, C से D2, D2 से X, X से RL, RL से Y, Y से D4, D4 से स्मॉल d से वापस स्मॉल c। यानी कि ये डायरेक्शन चलती रहेगी करंट की, यहां से इस प्रकार से ये डायरेक्शन चलती रहेगी। कुल मिलाकर के इस पूरे स्ट्रक्चर में करंट है वो Z की फ्लो की भांति व्यवहार करेगा, Z रूपी संरचना में। इधर आया, इधर जाने के पश्चात इधर आया, इधर जाने के पश्चात वापस इधर आ गया। ओके, तो कुल मिलाकर के कंप्लीट जो इसका बनने वाला है पाथ वो क्या बनेगा, सबसे पहले C से जाएगा D2, D2 आएगा X, X से आएगा RL, RL से आएगा Y, Y से आएगा D4, D4 से आएगा स्मॉल d और स्मॉल d से वापस कहाँ चला जाएगा, C। ये डायरेक्शन बनेगी। लेकिन लोड प्रतिरोध RL के अंदर करंट फ्लो X से Y होगा। किस दिशा में होगा, X से Y होगा। ये करंट फ्लो कौन से डायोड से हुआ है, D2 और D4 से हुआ है। तो सबसे पहले अपने ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो D2 एंड D4 डायोड के कारण होगा। ओके, तो भाई पहले आधे चक्कर में D2 और D4 के अंदर से करंट फ्लो हुआ है X से Y की ओर। लेकिन और ये अपने पास होगा D1 एंड D3 के कारण।
तो भाई D1 और D3 के कारण पहले कितना है करंट, 0, यानी कि संकेत 0 मिला है। तो केवल D2 और D4 के कारण मिला है, D1 और D3 के कारण कितना मिला है, 0 मिला है। ओके, अब चलते हैं आधे दूसरे चक्कर के लिए। तो आधे दूसरे चक्कर में क्या होता है कि ये ध्रुवता बदल जाती है, प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है। अब क्या होगा, अब करंट फ्लो यहां से स्टार्ट होगा, ये है प्लस का पॉइंट। तो पहचान कीजिए कि कौन सा डायोड किस बायस में है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, टर्मिनल चेंज होते ही, ध्रुवता बदलते ही ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर वाला है वो पश्चिम में आ जाएगा और पश्चिम वाला है वो अगर में चला जाएगा। और आप इसकी यहाँ पहचान भी कर सकते हो, जैसे D3 है, कौन से बायस में होगा, D3 का P है वो पॉजिटिव के साथ है, P पॉजिटिव पे होना, N नेगेटिव पे होना क्या संकेत देता है कि कौन से बायस में होगा, ये अगर बायस में होगा। तो D3 कौन से बायस में आएगा, D3 आएगा जी अगर बायस में। D1 कौन से बायस में आएगा, D1 का जो P पॉइंट है वो किससे जुड़ा है, प्लस से, और N पॉइंट है वो किससे जुड़ा है, माइनस से। तो D1 कौन से बायस में, ये भी अगर बायस में। इसी प्रकार जब आप पहचान करोगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि ये D2 और D4 कौन से बायस में, पश्चिम बायस में है। कहने का मतलब कि ध्रुवता बदलते ही इनके भी सिस्टम है वो बदल जाते हैं, जो पहले अगर में था वो पश्चिम में बन जाता है और जो पश्चिम में था वो अगर में बन जाता है। चलिए अब करते हैं करंट फ्लो। तो अब करंट फ्लो किसके अंदर से होगा, D1 और D3 के अंदर से। पहले इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब होगा ध्रुवता बदलते ही, प्लस से करंट बाहर निकलेगा। इस पॉइंट पे आने के पश्चात वो करंट D3 और D4 दोनों में से किसी एक शाखा में या दोनों शाखा में जा सकता है, लेकिन D4 कौन से बायस में है, पश्चिम बायस में। तो D4 के अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा, करंट कहाँ जाएगा फिर, D3, यानी कि D से आया D3 पे गया। X पे आने के पश्चात वो RL की ओर भी जा सकता है, D2 की ओर भी जा सकता है, लेकिन D2 पश्चिमी है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट जाएगा Y की ओर, Y से कहाँ जाएगा, D1 से होते हुए C और इस प्रकार से। तो करंट है वो इस प्रकार फ्लो करने वाला है, कुछ ऐसे। और अब भी इस स्ट्रक्चर में करंट ने जेड की आकृति में फ्लो किया है। कैसे कि करंट इधर से ऐसा होते हुए और ऐसा निकला और फिर ऐसा निकला। ओके, लेकिन अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो करंट स्टार्ट होता है डी से, D3 डायोड, फिर आएगा X पे, फिर आएगा RL पे, फिर जाएगा Y पे, फिर जाएगा D1 पे, फिर जाएगा C पे और C से वापस आ जाएगा D पे। लेकिन लोड प्रतिरोध जो RL है उसके अंदर करंट फ्लो अब भी आपको X से Y दिशा में ही मिलेगा। हालांकि पूरे परिपथ में करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, पहले ये क्लॉकवाइज था, लेकिन लोड प्रतिरोध RL या एक बल्ब की बात करूं उसके अंदर जो करंट है वो दोनों ही समय इस दिशा में फ्लो किया है, यानी कि करंट की डायरेक्शन X से Y की ओर है दोनों ही केस में। इसका मतलब RL के अंदर से गुजरने वाली धारा है वो एक दिशीय है, और एक दिशीय धारा हमेशा दिष्ट धारा होती है। अर्थात यहाँ पे स्टार्टिंग में था तो AC करंट, लेकिन RL को कौन सा करंट मिला है, एक दिशीय यानी कि DC करंट मिला है। तो इस बार काम किसने किया, D1 और D3 ने। तो इस बार हमें संकेत मिलेगा D1 और D3 के द्वारा, जबकि D2 और D4 के द्वारा 0 संकेत मिलेगा। ये क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब एक पूरे चक्कर के, पहले चक्र की मैं बात करूं, पहले आधे चक्कर की मैं बात करूं तो D2 और D4 के अंदर से हमें करंट मिलेगा, और दूसरे आधे चक्कर की मैं बात करूं तो D1 और D3 के अंदर से हमें करंट मिलेगा। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि मोस्टली क्या होते हैं डायोड, मोस्टली भंजन की अवस्था में डायोड नष्ट हो जाता है। भंजन की अवस्था में डायोड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डायोड लगाए जाते हैं उनके लिए भंजन वोल्टता का मान इतना ज़्यादा होना चाहिए कि परिपथ में प्रवाहित वोल्टता पर ये भंजन की अवस्था में ना आए। मतलब क्या समझे, मतलब ये हो गया कि मान लो बाह्य वोल्टता को 600 वोल्टेज करने पर इसका अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, तो इस परिपथ में 600 वोल्टेज फ्लो नहीं करवाना है हमें। या दूसरे शब्दों में सिंपल ये समझ सकते हो, मान लो कि अपना जो प्रत्यावर्त धारा स्रोत है वो 220 वोल्टेज का है, और मतलब हमें परिपथ में 220 वोल्टेज फ्लो करवाना है, वोल्टता आरोपित 220 करनी है। तो भाई
इन डायोड के लिए जो भंजन वोल्टता होगी, जिस वोल्टता पर इसका आवक क्षेत्र नष्ट हो जाता है, वो 220 से ज़्यादा होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि 220 से कम इसकी भंजन वोल्टता है, अर्थात 220 वोल्टता आरोपित करने पर ये भंजन की अवस्था में आ जाए, डायोड जल के नष्ट हो जाए, ये काम करना बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, जो भी डायोड काम में आते हैं उनके लिए भंजन वोल्टता का मान परिपथ में आरोपित वोल्टता से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ये भंजन की अवस्था में न आए, जिसके कारण ये जल के नष्ट न हो जाए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि अपने दोनों कंप्लीट आरेख बनाएं तो पहले तो ये ऊपर वाला इसके कारण, फिर ये बन जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। इन दोनों का मिक्सअप रूप है वो ऐसा आएगा, और ये अपने पास क्या होगा जी, ये निर्गत दिष्ट संकेत होंगे। तो ऐसा इसका कंप्लीट सिस्टम रहने वाला है, जिसको हमने संकेत के आधार पे यानी कि ग्राफ के आधार पे भी इसको समझा और इसको स्ट्रक्चर के आधार पे भी समझा है। तो ये होगा अपने पास पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी, जिसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि डायोड कैसे जुड़ते हैं, करंट फ्लो किस प्रकार से होता है, और कब कौन सा डायोड किस बायस में रहता है। ओके, तो ये है अपने पास पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। अब अपने कुछ विशिष्ट प्रयोजन के डायोड जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए काम आते हैं, विशेष कार्यों के लिए काम आते हैं, जिसे हमें विशिष्ट प्रयोजन डायोड कहते हैं, या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी अपने बात करने वाले हैं। तो अपने पास 3 प्रकार की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होंगी। पहला कौन सा, जेनर डायोड, दूसरा कौन सा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और तीसरा कौन सा होगा, फोटो डायोड होगा। तो बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले जेनर डायोड की। तो अपने पास होगी नेक्स्ट हेडिंग विशिष्ट प्रयोजन डायोड, और उसके अंतर्गत अपना पहला होगा जेनर डायोड। ये जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड एक विशिष्ट संरचना से निर्मित होता है, एक विशिष्ट व्यवस्था इसकी होती है, और जिसके अंतर्गत इसकी वर्किंग तब स्टार्ट होती है जब इसका अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, तब ये काम करना शुरू करता है। मतलब इसका जो भी मुख्य उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य कब शुरू हो जाएगा, जब ये भंजन की अवस्था में आ जाएगा, इसके ऊपर भंजन वोल्टता आरोपित हो जाएगी, अर्थात इसका अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। तो मोस्टली हम ये जानते हैं कि कोई भी डायोड होता है वो सामान्यतः भंजन की अवस्था में नष्ट हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है, वो काम करना बंद करता है। लेकिन ये एक विशिष्ट प्रयोजन डायोड है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, विशेष कार्य के लिए बनाया गया डायोड होता है, जो भंजन की अवस्था पे भी कार्य कर सकता है। और जेनर डायोड का मुख्य कार्य होता है आरोपित वोल्टता को नियंत्रित करना। क्या करना? वोल्टता नियमन या वोल्टता नियंत्रण के लिए जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 2-3 साल में एक बार जरूर आ जाता है कि जेनर डायोड का मुख्य उपयोग बताइए। तो जेनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या बन जाएगा? वोल्टता नियंत्रण में। जेनर डायोड का मुख्य यूज क्या होगा? वोल्टता नियंत्रण में। अब ये काम कैसे करता है, वोल्टता को नियंत्रित कैसे करता है, और वोल्टता नियंत्रण का मतलब क्या हो गया? जैसे अपने पास एक कोई बल्ब है, एलईडी है, चलो छोटा वाला एलईडी है, उसको अपने जलाना है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो भी वोल्टता हम आरोपित कर रहे हैं वो अधिक वोल्टता है और ये एलईडी जल के नष्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ में जेनर डायोड जोड़ देंगे। किस प्रकार से जोड़ेंगे उसको हम स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं, लेकिन जेनर डायोड जोड़ देंगे तो भाई जेनर डायोड जोड़ने पर वोल्टता है वो कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, फिर वो एलईडी जलेगा, वो नष्ट नहीं जलेगा, मतलब दीप्त होगा, वो नष्ट नहीं होगा। फिर वो एलईडी क्या होगा? दीप्त अवस्था में आ जाएगा, वो नष्ट नहीं होने वाला है। तो जेनर डायोड क्या करने वाला है कि एलईडी के सिरों पे जो भी वोल्टता है वो कंट्रोल कर ली जाती है। किसके द्वारा? जेनर डायोड के द्वारा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड द्वारा वोल्टता नियमन या वोल्टता नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपने समझेंगे कि जेनर डायोड जब वोल्टता नियंत्रण का काम करेगा तो उसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होगी।
प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होगी। एक बार मैं इसको यही ब्रेक करता हूं और थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं विशिष्ट प्रयोजन डायोड के लिए। विशिष्ट प्रयोजन डायोड में अपने पास 3 डायोड होंगे। पहला डायोड है जेनर डायोड, दूसरा डायोड होगा फोटो डायोड और तीसरा डायोड हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, 3 डायोड में से पहले जो 2 डायोड हैं जेनर डायोड और फोटो डायोड, ये हमेशा परिपथ में उत्क्रम बायस में जुड़ते हैं, पश्च बायस में जुड़ते हैं, जबकि ये जो एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड है, ये एलईडी हमेशा और हमेशा परिपथ में अगर बायस में जुड़ता है। तो ये एलईडी कौन से बायस में जुड़ेगा, अगर बायस में, और ये फोटो डायोड और जेनर डायोड कौन से बायस में जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे जी पश्च बायस में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अपने सिलेबस में विशिष्ट प्रयोजन डायोड 3 है, जेनर, फोटो और प्रकाश उत्सर्जक, जिसमें से पहले वाले जो 2 जो हैं वो पश्च बायस में जुड़ने वाले हैं और तीसरा जो एलईडी है वो अगर बायस में जुड़ने वाला है। तो अब अपने बात करते हैं जेनर डायोड की। ओके, जेनर डायोड कौन से बायस में जोड़ोगे, पश्च बायस में। अपने पास सपोज दैट ये एक दिष्ट वोल्टता प्रदाय है, मतलब एक बैटरी है। कुछ इस प्रकार का संयोजन है। ये अपने पास एक बैटरी है, ये कौन सी बैटरी है, ये होगा दिष्ट वोल्टता प्रदाय। ठीक है, यहां पे हम दिष्ट काम में लेंगे, प्रत्यावर्ती काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे उसकी भी बात करने वाले हैं। और उसके साथ में यहां पे संयोजन होता है किसका, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था में, और यहां लगा होता है लोड प्रतिरोध RL, यानी कि जो बल्ब हमें जलाना है वो यहां लगा होता है। ये हो जाएगा लोड प्रतिरोध RL और इसके सिरों पे वोल्टता समझ लो कितनी, V0। कितनी वोल्टता मान ली, V0 वोल्टता पे ये काम करेगा, कुछ ऐसा मान लिया। और अपने एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, इस RL को बल्ब नाम देने वाला हूं और अपने घरों में जो वोल्टता होती है 220 वोल्टेज, उसकी मैं कल्पना करूंगा कि भाई अपने पास एक बल्ब है, ये 220 वोल्टेज पे काम करने वाला है। ओके, अब क्या हो गया, ये अपने पास दिष्ट वोल्टता प्रदाय है, इसके साथ में यहाँ पे ये RL लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो दिष्ट वोल्टता प्रदाय है वो अत्यधिक वोल्टता का है, मान लो ये 300-400 वोल्टता का है। और यहाँ पे वोल्टता को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ इस प्रकार से एक वोल्टता कंट्रोलर या विभव विभाजक यहाँ पे आप संयोजित कर सकते हो, विभव विभाजक यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। लेकिन हमें विभव विभाजक के द्वारा यहाँ से आरोपित वोल्टता या धारा को लगातार चेंज करना है, बढ़ाना है, और कोशिश ये करनी है कि ये बल्ब जले न, नष्ट न हो। ये कितने पे काम करने वाला है, ये 220 वोल्टेज पे काम करने वाला है। अब सुनना गौर से बात को, अपने पास जो बैटरी है वो मान लो 400 वोल्टता की है, कि अधिकतम 400 वोल्टता प्रदान कर सकती है, और अपना बल्ब कितने पे काम करेगा, 220 पे। तो भाई 220 से कम वोल्टता को रखेंगे, मान लो एक युक्ति 220 वोल्ट पे चलती है, तो यदि 220 वोल्टता रखेंगे तो ये चलने वाले नहीं है, या फिर बहुत कम लोड पे चलेगी। और यदि 220 से ज़्यादा वोल्टता कर देंगे तो ये जल के नष्ट हो जाएगी। अब क्या करें, इसके सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान 220 से ज़्यादा ना हो जाए, अतः यहाँ पे संयोजन होता है किसका, जेनर डायोड का, कुछ इस प्रकार से। और जेनर डायोड का यदि मैं प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो जेनर डायोड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये होगा जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, P और N टर्मिनल हो जाएंगे। तो इस जेनर डायोड को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, और इसके लिए मैंने इस दिष्ट वोल्टता प्रदाय का ये टर्मिनल पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव माना है। तो ये कौन से बायस में है, जेनर डायोड, जेनर डायोड का जो N टर्मिनल है वो प्लस के साथ जुड़ा है और P टर्मिनल है वो माइनस के साथ जुड़ा है। तो भाई ये कौन से बायस में है, ये
पश्च बायस में, सिंपल सी व्यवस्था है और ये डायोड हमेशा पश्च बायस में होना चाहिए। अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पे दिष्ट वोल्टता ही आपको ऐड करनी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता ऐड नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता में इनकी ध्रुवता लगातार चेंज होती रहती है, प्लस माइनस लगातार चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण वो आधे समय तक तो अग्र बायस में रहेगा, कौन? ये डायोड, और आधे समय तक ये पश्च बायस में रहेगा, लेकिन इसको हमें कंटिन्यूअसली पश्च बायस या उत्क्रम बायस में ही रखना है। अतः इसके जो टर्मिनल है वो फिक्स होने चाहिए और फिक्स टर्मिनल केवल और केवल दिष्ट वोल्टता के होते हैं। अतः मैंने यहाँ पे दिष्ट वोल्टता पर्याय लगाया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता पर्याय यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे जो आपने जनरल डायोड काम में लिया है उसका एक स्पेसिफिक गुण होगा जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इस जनरल डायोड के लिए जो भंजन वोल्टता का मान है उसका मान आरएल के सिरों पर आवश्यक वोल्टता के तुल्य होना चाहिए। मतलब कि जब इसको 220 वोल्टेज मिल जाए जनरल डायोड को, तो इसका जो अवक्षय क्षेत्र है वो नष्ट हो जाना चाहिए, न तो 220 से कम न 220 से ज़्यादा। मतलब 220 वोल्टेज पे इसका अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाना चाहिए। मतलब इसके लिए भंजन वोल्टता का मान 220 वोल्ट होना चाहिए। 220 वोल्ट अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। मान लो ये युक्ति 100 वोल्ट पे काम करती है तो भाई इसके लिए भंजन वोल्टता का मान 100 वोल्ट ही होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि जनरल डायोड के लिए जो भंजन वोल्टता होती है उसका मान उतना ही होना चाहिए जितना हमें इस युक्ति के सिरों पे वोल्टता को प्राप्त करना है। तो ये सिंपल अपने पास एक स्ट्रक्चर होगा जनरल डायोड के लिए जो कि क्या काम करेगा, आरएल के सिरों पे आरोपित वोल्टता को नियंत्रित करने वाला है। और ये आरएल के दो टर्मिनल मैंने एक्स और वाई मान लिए। अब ये काम कैसे करेगा? उत्क्रम बायस में एक्चुअल में क्या होगा, यदि आप लोगों को पता हो, याद हो थोड़ा सा, इसका ग्राफ में एक बार बना लेता हूं कि यहाँ पे ये उत्क्रम धारा और ये हो जाएगी उत्क्रम वोल्टता, और ये जो पॉइंट है वो भंजन वोल्टता का है जिस पर धारा का मान अचानक से बढ़ गया है। तो प्रारंभ में आप ये देख पाते हो कि यदि वोल्टता का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि प्रारंभ में यदि आप करंट बढ़ाना चाहते हो तो ये भी समझ सकते हो कि प्रारंभ में यदि करंट बढ़ाना चाहते हो तो वोल्टता लगातार बढ़ाने पर भी करंट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम लगातार करंट को बढ़ाने की कोशिश करें, हालांकि स्टार्टिंग में करंट नहीं बढ़ता, वोल्टता को लगातार बढ़ाने पर यदि करंट को लगातार बढ़ाने की कोशिश करें तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि एक निश्चित वोल्टता पर करंट एकदम से बढ़ जाएगा। उसके पश्चात आप करंट को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वोल्टता को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास ये पॉइंट है, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे मान लो वोल्टता 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30, 40, मान लो भंजन वोल्टता 40 वोल्ट के लिए हमने ग्राफ बनाया है और यहाँ पे जो करंट का मान है वो 10 माइक्रो एम्पियर है। इस पॉइंट पे करंट कितना होगा? इस पॉइंट पे करंट 20 माइक्रो एम्पियर होगा। इस पॉइंट पे करंट कितना होगा? इस पॉइंट पे करंट 30 माइक्रो एम्पियर होगा। तो आप 10, 20, 30 इन पॉइंटों को जरा गौर से देखना। इन तीनों ही पॉइंटों पे धारा का मान तो 10, 20 और 30 माइक्रो एम्पियर है, लेकिन इन तीनों पॉइंटों के संगत यदि आप वोल्टता को देखते हो तो लगभग मान वही 40 वोल्ट या 40.1, 40.2 वोल्ट इस प्रकार से बना हुआ है। यानी कि वोल्टता है वो नियत है। कब? ये भंजन की अवस्था की बाद की बात हो रही है। भंजन की अवस्था के बाद धारा तो एकदम से बढ़ रही है लेकिन वोल्टता पे नैगण्य परिवर्तन हो रहा है। वोल्टता का मान लगभग नियत बना हुआ है। तो 10 माइक्रो एम्पियर जो धारा है वो भी 40 वोल्ट पे है, लगभग 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है वो भी 40 वोल्ट पे ही है, 30 माइक्रो एम्पियर की धारा है वो भी 40 वोल्ट पे ही है। कहने का मतलब धारा तो लगातार बढ़ रही है लेकिन वोल्टता है वो क्या हो चुकी है? नियत हो चुकी है। और नियत वोल्टता कब हुई है? जब ये भंजन की अवस्था के पश्चात की परिघटना में आया है। इसी परिघटना का उपयोग, इसी गुण का उपयोग यहाँ जनरल डायोड में किया जाता है भंजन की अवस्था के पश्चात। तो इसका मैं सारांश आपको बता देता हूँ। सीधा सा दो टुक बात ये होगी कि भंजन की अवस्था के पश्चात आप करंट को चाहे कितना भी बढ़ा लेना, डायोड के सिरों पे वोल्टता नियत रहेगी। दोबारा सुन लो, भंजन की अवस्था पे आप करंट को चाहे कितना भी बढ़ा लेना, वोल्टता का मान लगभग नियत बना रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी भंजन वोल्टता कितनी है? 220। किसकी? जनरल डायोड की। यहां से लगातार अपने करंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परिपथ में धारा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
तो प्रारंभ में क्या होगा, धारा को जब बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वोल्टता तो बढ़ती जाएगी लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो वोल्टता लगातार बढ़ेगी। इसके सिरों पे पहले 0 वोल्ट था, 10, 20, 50, 100, 150, 200। जैसे ही धारा को बढ़ाने की कोशिश की, वोल्टता बढ़ते बढ़ते 220 हो गई। ये किस अवस्था में आ जाएगा, ये भंजन की अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में, भंजन की अवस्था में। क्यों, क्योंकि इसके सिरों पे आरोपित वोल्टता हमने बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दी है, 220 वोल्ट कर दी है। और इसका ये जो टर्मिनल हो गया एक और ये जो टर्मिनल हो गया दूसरा, यानी कि ये भी टर्मिनल हो गया, इसके सिरों पे विभवांतर कितना उत्पन्न हो चुका है, 220 वोल्ट। तो भाई ये दोनों युक्तियां समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में हम ये जानते हैं कि समांतर क्रम में युक्तियों के सिरों पे वोल्टता है वो नियत होती है, बराबर होती है। ओके, तो समांतर क्रम के अंतर्गत जो भी वोल्टता होती है युक्तियों के सिरों पे वो हमेशा नियत बनी रहती है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से आप भंजन वोल्टता तो आपने प्राप्त कर ली। भंजन वोल्टता के पश्चात ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब आप धारा बढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो धारा का मान अचानक से बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टता है वो नियत हो जाएगी, यानी कि 220 वोल्टता ही बनी रहेगी। परिपथ में धारा एकदम से बढ़ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी युक्ति धारा को बढ़ाने पे नहीं जलती, कोई भी युक्ति वोल्टता को बढ़ाने पे जलती है। यानी कि वोल्टता यदि आपने बढ़ा दिया तो वो जल के नष्ट हो जाती है। तो वोल्टता का ध्यान रखना पड़ता है कि वोल्टता कितनी है। ओके, अब क्या होगा कि धारा एकदम से बढ़ चुकी है और अधिक करंट बढ़ाने की कोशिश करोगे ना तो करंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टता है वो नियत होगी। और कितनी वोल्टता नियत हो जाएगी, 220 वोल्टेज इस पीएन संधि डायोड यानी कि जेनर डायोड के सिरों पे नियंत्रित या नियत हो जाती है। तो ए और बी के सिरों पे वोल्टता लगातार कितनी बनी रहेगी, 220 वोल्टेज बनी रहेगी। तो भाई ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसके सिरों पे भी वोल्टेज कितना बना रहेगा, 220। यहाँ से आप धारा को कितना भी बढ़ा लो, आरएल के सिरों पे वोल्टता बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि बढ़ने से कौन रोक रहा है, डायोड रोक रहा है। क्योंकि भंजन की अवस्था के पश्चात वोल्टता उत्क्रम बायस में कभी भी इंक्रीज नहीं होती है, लगभग नियत हो जाती है। तो डायोड के सिरों पे वोल्टता है वो नियत हो जाती है, और इसी समांतर क्रम में लगे डायोड के कारण ही इसके सिरों पे वोल्टता नियंत्रित और नियत रहती है। तो कुल मिलाकर के आरएल के सिरों पे जो वोल्टता को नियंत्रित करता है वो कौन करता है, जेनर डायोड करता है। अर्थात जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये होगा अपने पास विशिष्ट प्रयोजन डायोड में पहला डायोड, जेनर डायोड। अब बच गए 2 डायोड जो कि फोटो डायोड और एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड होंगे, उसको अपने पढ़ने वाले हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय।